हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको 6 सेमेस्टर का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर सी पढ़ाएंगे। तो आज जो है ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 तीनों कंप्लीट करवा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियोज़ भी बनी हुई है, आप प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपकी बुक है डिसिप्लिन रिस्पेक्टिव इलेक्टिव कोर्स की है, यानी कि DSE का सब्जेक्ट है ये आपका। जो आपको यूनिट 3 है पॉलिटिकल साइंस का, वो क्या नाम है उसका, समकालीन वैश्विक मुद्दे, ये आपको यूनिट 3 का नाम है। एंड इसमें जो आपका चैप्टर नंबर सी आता है उसका क्या नाम है गाइस, उसका नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की। हमने इससे पहले भी बहुत चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो आई नो कि थोड़ा गैप हो गया था वीडियोस अपलोड करने में 6 सेमेस्टर की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो प्रिपेयर कर रहे थे हम, उनका सिलेबस प्रिपेयर करवा रहे थे। तो आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। तो जब आतंकवाद का प्रसार एक से अधिक देशों में फैल जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। यानी कि जो आतंकवाद है वो एक से अधिक देशों में हो जाता है, देशों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ण के लिए देश या देश के नागरिक की सुरक्षा को निशाना बनाए, तो उसे आतंकवाद कहते हैं। यानी कि अपने लिए किसी और देश को निशाना बनाना, अपने फ़ायदे के लिए किसी और देश को नुकसान पहुंचाना, तो इसको क्या कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं। गैर राज्यकारों द्वारा किए गए राजनीतिक एवं वैचारिक हिंसा में आतंकवाद की एक श्रेणी में आती है। अब इसके तहत गैर कानूनी हिंसा को भी आतंकवाद में शामिल कर लिया गया है। अगर इसी प्रकार की गतिविधि आपराधिक संगठन चलाने या उसे बढ़ावा देने के लिए की जाती है, तो सामान्यतः उसे भी आतंकवाद माना जाता है। यद्यपि इन सभी कार्यों को आतंकवाद का नाम दिया जा सकता है। कुछ मतों के अनुसार आतंकवाद पंथ से नहीं जुड़ा है, यह सही है। दुनिया के अधिकतर से देश आतंकवाद से ग्रस्त हैं, यानी कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पर आतंकवाद होता रहता है। अब इसका आतंकवाद का उद्देश्य क्या है, देखिए। आतंकवाद को अक्सर, हालांकि हमेशा नहीं, 4 विशेषताओं के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। हिंसा की धमकियाँ, उपयोग, हिंसा होती है, धमकियाँ दी जाती है, उसको उपयोग किया जाता है। सेकेंड आता है हमारा राजनीतिक उद्देश्य, यानी कि यथास्थिति को बदलने की इच्छा, जो यहाँ पे स्थिति चल रही है उसको बदलने के लिए आतंकवाद का उपयोग किया जाता है। शानदार सार्वजनिक कार्य करके भय फैलाने का इरादा, सार्वजनिक कार्य होता है, बहुत अच्छी सजावट वगैरह हो रही है, कहीं पार्टी वगैरह हो रही है, वहाँ पर जो भय पैदा हो जाता है, यहाँ पे बॉम्ब है, यहाँ पे आतंकवाद हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो उसको क्या होता है, भय पैदा करना। फोर्थ आता है हमारा नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना। अब किसी की वो होती है भाई दुश्मनी किसी और से। अब जो राजनीतिक पार्टी होती है उनकी आपस में दुश्मनी चल रही होती हैं, किसी और की पार्टी की दुश्मनी है। अब लेकिन उसमें निशाना कौन बनता है, आम नागरिक बनते हैं, आम नागरिकों को नुकसान होता है। बॉम्ब कहाँ रखे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, इन सब पे रखे जाते हैं। अब आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस समय हुई थी, जब वर्ष 1793-94 के दौरान वहाँ आतंक का राज्य स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पर हुआ था ये। लेकिन मूल रूप से इसका आरंभ विश्व भर में 1950 के दशक में हुई वामपंथ के उत्थान के बाद में देखा जा सकता है। मतलब वामपंथ का जो किस्सा हुआ था उसके बाद आतंकवाद का हमारा उत्पत्ति हो गई थी। इसकी जद में यूरोप सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और भारत जैसे अनेक देश आए हैं। कौन कौन से देश हैं इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, जर्मनी और भारत। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में कौन कौन से देश होते हैं वो आपको नाम दे रखा है, देखिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति क्या होती है। आतंकवाद की प्रकृति अवैध और गैर कानूनी होती है। इसी कारण आतंकवाद गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति छिपे तौर पर इस तरह कार्य करते हैं जिससे उन्हें पहचाना ना जा सके, क्योंकि भेष बदल लेते हैं। जो आतंकवादी होते हैं वो कभी अपने रूप में नहीं आते, वो भेष बदल के आते हैं, भिखारी बन के आते हैं, अपना भेष ऐसा चेंज कर लेते हैं कि कोई उनको पहचान ही नहीं पाता कि वो आतंकवादी है फिर कोई और है। आतंकवाद का संबंध एक ऐसी हिंसा अथवा उत्पीड़न से है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि हिंसा से प्रभावित होने वाले लोग कौन हैं। आतंकवाद में ये नहीं देखा जाता कि कौन लोग प्रभावित हो रहे, कौन नहीं हो रहे। अगर किसी को किसी से दुश्मनी है तो वो उसकी फैमिली को या फिर उसके रिश्तेदारों को कर सकता है, लेकिन आमतौर पे आतंकवाद में क्या होता है, आम लोगों को ही निशाना बनाया जाता है। वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। अब आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद। राज्य प्रायोजित आतंकवाद का अर्थ होता है राज्य के हित के लिए आतंकवाद का प्रयोग करना, राज्य के हित के लिए, जो राज्य है हमारा उसमें जो हित होता है उसके लिए।
ऐसा तब होता है जब आमने सामने की लड़ाई करने में असमर्थ होते कमज़ोर पक्ष द्वारा प्रॉक्सी वार की नीति अपनाई जाती है। मतलब आमने सामने युद्ध हो रहा है, लेकिन एक जो है हमारा एक जो पार्टी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, प्रॉक्सी अपना लेते हैं कि भाई हम तो उसकी प्रॉक्सी लेंगे। जैसे फ़िलिस्तीन द्वारा इजराइल में, पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद फैलाना। फिर आता है सेकंड हमारा दक्षिणपंथी और वामपंथी आतंकवाद। हिंसा और आतंकवाद में विचारधारा के उपयोग के आधार पर आतंकवाद को साधारणतः दो वर्गों में, वामपंथी और दक्षिणपंथी आतंकवाद में वर्गीकृत किया जाता है। वामपंथी आतंकवाद अधिकांश वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित होकर शासक वर्ग के विरुद्ध कृषक वर्ग द्वारा की गई हिंसा को वामपंथ आतंकवाद कहते हैं। जो कृषक वर्ग के लिए किया जाता है वो होता है वामपंथ आतंकवाद। फिर आता है हमारा धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद एक प्रकार की धार्मिक हिंसा है जहां आतंकवाद का उपयोग कुछ धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति के रूप में किया जाता है, या जो धार्मिक विश्वासों या पहचान से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो धर्म के लिए किया जाता है कि भैया हमारा धर्म, कोई उन्होंने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे बोल दिया तो हम उसके ऊपर बम फेंकेंगे, उसकी वहाँ पे ये फेंकेंगे। तो ये क्या होता है, धर्म के ऊपर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वैश्विक आतंकवाद। इस प्रकार के आतंकवाद का प्रभाव वैश्विक स्तर पर होता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी देशों, अमेरिका, यूरोप को लक्षित करते हैं। वैश्विक आतंकवाद की प्रथम तथा भयावह झलक अमेरिका में 9/11 के हमले के दौरान देखी गई थी। अमेरिका में कौन सी घटना हुई थी, 9/11 की। हाल के समय में वैश्विक आतंकवाद का स्वरूप फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया में देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण कौन कौन से होते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख कारण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अनेक कारण हैं, इनमें प्रमुख कारण ये है, गरीबी। किसी देश में गरीबी ज़्यादा होती है, दूसरे देश में अमीरी होती है, तो उनमें क्या होती है, लड़ाई रहती है। बेरोज़गारी, जॉब वगैरह ना मिलना। अशिक्षा, वहाँ पर शिक्षित नहीं होते लोगों की। धार्मिक कट्टरता हो जाती है कि धार्मिक आपस में ही लोग इनफैक्ट एक ही देश में रह के भी लोग आपस में आतंकवादी फैला देते हैं। कैसे, अब जैसे धार्मिक कट्टरता कि भैया तुमने हमारे धर्म को ऐसे क्यों बोला, ये सब क्यों करा। नेक्स्ट आता है अब आता है राजनीतिक एवं आर्थिक उपेक्षा, राष्ट्रों के बीच अनेक मुद्दे पर होने वाली विवाद आदि। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैश्विक आतंकवाद का सामना करने के तरीके। आतंकवाद से लड़ने का कोई भी नापाक तरीका हिंसा का पुजारी हमारा देश अभी तक ईजाद नहीं कर पाया है। दक्षिण में कश्मीर, पंजाब, असम, उत्तर पूर्वी राज्य, गोरखालैंड और झारखंड आदि क्षेत्र आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन ये आतंकवाद किसी भी तरीके से सबल नहीं रहा है। हिंसा प्राप्त करने का हर संभव तरीका सरकार अपना चुकी है, लेकिन आतंकवादी के लिए मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब कि आतंकवाद में जब लोग आते हैं, हिंसा में कोई आता है, तो उसमें ये नहीं दिखता कि कौन किस धर्म का है, किस धर्म का नहीं है। अगर कोई हिंदू आतंकवाद कर रहा है तो उसको ये नहीं दिखता कि वहाँ पे मोमडन से या हिंदू है, बस वो आतंकवाद कर रहा है। कोई मुस्लिम आतंकवाद कर रहा है तो उसको भी ये नहीं दिखता कि वहाँ पे मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, कौन होंगे। उसने बम फेंकने से, आतंकवाद करने से, जहर फैलाने से मतलब है। चाहे उनके खुद के धर्म के लोग मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आतंकवादियों को जब आतंकवादी बनाया जाता है तो उनको एक ही वो दी जाती है ट्रेनिंग कि सामने कोई भी हो तुम्हें मारना है। आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार, पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना सभी का उपयोग कर चुकी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी बड़ी कार्यवाही भी कर चुकी है। इन सब के उपरांत में आतंकवाद में कमी आने के स्थान पर ये बढ़ता ही जा रहा है। आतंकवाद को दूर करने के हर संभव प्रयास हो चुके हैं, लेकिन ये असफल रहे। फिर भी हम आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय को निम्नलिखित रूप से समझा सकते हैं, जैसे कि उचित नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। आतंकवाद को दूर करने के लिए युवाओं व बालकों को उचित नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, जिससे वह पथभ्रष्ट ना हो, यानी कोई अगर उनको बहलाए फुसलाए तो कुछ ना करें। किसी विदेशी शक्ति के हाथ को खिलौना नहीं बने। किसी विदेशी शक्ति के हाथ कभी खिलौना बनना ही नहीं चाहिए। साथ ही वहाँ की चमक धमक और उनकी तरफ से दिए गए प्रलोभनों को भी ना स्वीकारें। अब कोई आतंकवादी बनाने के लिए जो कुछ करता है ना, तो जनता में जागरूकता की भावना को पैदा करना, यानी कि आतंकवाद को दूर करने के लिए जनता में जागरूकता की भावना को अति आवश्यक होना, कि जो उनकी जागरूकता है उनको सिर्फ क्या करना है कि हम आतंकवाद को नहीं फैलने देंगे। फिर नेक्स्ट आता है सीमाओं पर कठोर नियंत्रण। सीमा जो हमारी होती है उस पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा राजनीतिक एकता। उसमें राजनीतिक एकता हमारी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी देश की राजनीतिक एकता जब तक अच्छी होगी तो वहाँ पे कभी भी आपका आतंकवाद नहीं होगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गैर राज्य अभिकर्ता और राज्य अभिकर्ता। एक राज्य को ऐसी भौगोलिक इकाई के रूप में प्रभावित किया जाता है जिसकी अपनी
अधिकार क्षेत्र के ऊपर संभवतः होती है। एक राज्य के पास किसी प्रकार की एकल मान्यता प्राप्त सरकार होती है। राज्य में वे सब सम्मिलित होते हैं जिन्हें आप पारंपरिक रूप से राष्ट्र राज्यों के बीच परस्पर संबंधों के रूप में जानते हैं, जैसे औपचारिक युद्ध, कूटनीति, मित्रता, व्यापार समझौता इत्यादि। गैर राज्यभिकर्ता के अंतर्गत वह संस्थाएं आती हैं जिनके पास औपचारिक अधिकार क्षेत्र या सरकार कहलाने योग्य कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि गैर सरकारी संगठन, संयुक्त राज्य, नाटो, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी। गैर राज्यभिकर्ता कौन होते हैं वो देखिए। गैर राज्यभिकर्ता वह व्यक्ति या संगठन है जिन्हें जो किसी देश या राज्य विशेष के संबंध में नहीं होते, किंतु सरकार उनका राजनीतिक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गैर राज्यभिकर्ता ऐसे वे संगठन हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भागीदारी करते हैं या उनके अपनी भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे संगठन होते हैं जिनके पास किसी परिवर्तन को लाने या उनको प्रभावित करने के लिए प्राप्त शक्तियाँ होती हैं, यानी कि जिनके पास शक्तियाँ होती हैं उनको क्या होता है, गैर राज्यभिकर्ता होते हैं। अब आते हैं हमारा वैश्विक दुनिया में गैर राज्यभिकर्ता की स्थिति क्या होती है। गैर राज्यभिकर्ता राष्ट्रीय राज्यों के विदेश नीति बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनके विदेश नीति व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अब हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के आतंकवाद को रोकने के उपाय। आतंकवाद के सभी पहलुओं को निपटाने के लिए एक व्यापक और प्रभावी कानूनी ढांचा अधिनियमित करना आवश्यक है। कानून में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षोपाय होना चाहिए। आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी उपबंधों को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 में से एक पृथक अध्ययन में सम्मिलित किया जा सकता है। फिर आता है हमारा 9/11 के बाद का विकास कैसा था वो देखिए। 11 सितंबर के हमले, जिन्हें आमतौर पर 9/11 के रूप में जाना जाता है। 11 सितंबर 2001 के संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ उग्रवादी इस्लामी चरमपंथी नेटवर्क अल कायदा द्वारा किए गए 4 संभावित अज्ञात आतंकवादी हमले थे। एयरलाइन को ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया तक यात्रा के लिए निर्धारित किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने पहले 2 विमानों को न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर ने टकराया और तीसरे को पेंटागन में गिरा दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेना यानी कि वॉशिंगटन डीसी के पास अल्गेन काउंटी वर्जीनिया में चौथा विमान भी डीसी में संघीय सरकार की इमारत को हिट करने का इरादा था। मतलब पहले 2 विमान तो उन्होंने गिरा दिए, तीसरा उनका इरादा बना, लेकिन एक यात्री विद्रोह के बाद एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन हमलों में लगभग 30,000 लोग मारे गए और आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध को उकसाया। फिर आता है हमारा 9/11 के हमले की समझ। 9/11 अटैक एनिवर्सरी यानी कि 11 सितंबर 2001 का दिन शायद ही कोई भूला होगा। इसी दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर घातक आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकियों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में करीब 3,000 लोगों की जान चली गई थी। फिर आता है हमारा 9/11 के बाद आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया। कई देशों ने आतंकवाद विरोधी कानून पेश किया और उन व्यवसायों और व्यक्तियों को बैंक खातों को सील कर दिया जिस पर उन्हें अलकायदा और उनके नेता ओसामा बिन लादेन हमलों के आरोपी अपराधियों के संबंध में होने का संदेह मिला। फिर आता है हमारा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम यानी कि OIF अफगानिस्तान में युद्ध 2001-2021 और आतंकवाद पर बड़े पैमाने पर वैश्विक युद्ध दोनों के लिए अमेरिका सरकार द्वारा सम्मान के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला आधिकारिक नाम है। 7 अक्टूबर 2001 और 11 सितंबर के हमलों के जवाब में राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने घोषणा की अल कायदा और तालिबान को लक्षित हवाई हमले अफगानिस्तान में शुरू हो गए थे। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम मुख्य रूप से अफगानिस्तान में युद्ध को संभावित करता है, लेकिन यह आतंकवाद विरोधी से भी संबंध था। फिर आते हमारा आतंकवाद विरोधी कानून कौन सा था देखिए। आतंकवाद विरोधी कानून आतंकवाद से लड़ने के उद्देश्यों से कानून है। वह आमतौर पर यदि हमेशा नहीं विशिष्ट बम विस्फोट या हथियारों का पालन करते हैं। आतंकवाद विरोधी कानून में आमतौर पर विशिष्ट संशोधन शामिल होते हैं जो राज्यों को आतंकवाद के संदर्भ में अपराधों से लड़ने के लिए आवश्यक के कथित आधार पर अपने समय में कानून को दरकिनार करने में अनुमानित होते हैं। फिर आते हैं हमारा वैश्विक आतंकवाद विरोधी समस्याएं। आतंकवाद को रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधन कानून कौन कौन से होते हैं
1989 से 1995 के बीच लागू हुआ था। इसे सर्वप्रथम अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था। पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए इस कानून को बनाया गया था। फिर आता है हमारा परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही। परमाणु प्रसार परमाणु हथियारों के प्रसार पर संधि द्वारा परमाणु हथियार राज्यों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले राज्यों के लिए परमाणु हथियारों यानी कि जो परमाणु हथियारों के लिए जो कार्यवाही होती थी इसमें वो बताया गया है। फिर आता है हमारा साइबर स्पेस पर नियंत्रण। उनके अनुसार वास्तविक स्थान तथा साइबर स्पेस पर प्रभाव 4 प्रकार की बाधाओं से नियंत्रित होता है, जैसे कानून, सामाजिक मापदंड, बाजार और कोड। कोड भी मैंने आपको पहले ही बताया कोड होता है। हर तकनीकी क्रांति अपने साथ कानूनी मुद्दे और कानूनी समस्याओं पर एक नया दौर लेकर आती है। तो गाइस देखिए यहाँ जाके जो हमारा चैप्टर नंबर सी था यूनिट 3 का कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। हमने बहुत शॉर्ट टर्म में आपको समझाने की कोशिश की थी। तो थैंक यू सो मच गाइज। आज की वीडियो में इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।